हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में मुख्य रूप से 4 प्रकार के टेक्स सेक्टर निर्धारित किए गए हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड क्वाटरनरी सेक्टर। अब अगर हम इन्हें हिंदी में देखें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र एंड चतुर्थक क्षेत्र, इस तरीके से ये हैं। अब ज़रा हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे और इन्हें ये देखेंगे कि आखिर प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में किन चीज़ों को रखा गया है, टर्शियरी सेक्टर में किन्हें रखा गया है, और ये जो चतुर्थक सेक्टर है इसे इनमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। हम यहाँ पर आज हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राइमरी से जैसे नाम से पता है कि प्राथमिक क्षेत्र। ये प्राथमिक क्षेत्र क्या है? अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझें तो जब इस दुनिया में विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, जब मानव सभ्यता अपने आधुनिक समय या फिर पाषाण काल की स्थिति में भी नहीं पहुंची थी, उससे भी पूरा पाषाण काल की स्थिति में थी, तब ऐसी स्थिति में भारत जितने भी नागरिक थे दुनिया भर के, वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के बारे में ही जानते थे। इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी। प्राथमिक क्षेत्र से आप समझ चुके होंगे कि अगर पूर्व पाषाण काल की बात की जा रही है तो ऐसे समय में क्या रहा होगा। ऐसे समय में आप कल्पना कीजिए कि इंसान क्या करता रहा होगा। इंसान का काम था ओनली हंटर्स एंड गैदरर्स का। वो सिर्फ शिकार करता था और चीज़ों को कलेक्ट करके अपने भोजन के लिए उपलब्ध करता था और उसे खाता पीता था। बात वहाँ से जैसे ही हमारी सभ्यता का चरण आगे बढ़ा, जैसे ही हम डेवलपमेंट के तरफ आगे बढ़ना शुरू हुए, हमने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। अलग अलग क्षेत्रों में हमने आगे बढ़ना शुरू किया और फिर हमने विज्ञान के विकास के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम आगे बढ़ते ही गए। फिर हमारे पास दूसरा क्षेत्र आया, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड क्वाटरनरी सेक्टर, जिसे कहते हैं चतुर्थक क्षेत्र, जो बिल्कुल नवीनतम क्षेत्र है आज के टाइम पे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर अगर बेसिक तौर पर समझा जाए कि आखिर ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, तो प्राइमरी सेक्टर संबंधित है उन चीज़ों से जो प्रकृति से सीधे तौर पे दोहन किया जाता है, जिन्हें हम प्रकृति से सीधे तौर पे प्राप्त करते हैं। ऐसी सभी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगी। अब ज़रा अगर हम यहाँ देखें, प्रकृति से हम सीधे तौर पे क्या लेते हैं? पैदावार, जिसे हम कल्चरल फील्ड कहते हैं। अगर हम कृषि में जो कुछ भी बीज डालते हैं, वहाँ से हमें बहुत सारी मात्रा में अनाज उपलब्ध होता है। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का सबसे बेसिक चीज़ है। इसके अलावा अतिरिक्त अगर हम ये देखें कि जो पहले शिकार करते थे लोग, पेड़ों से फल को कलेक्ट करते थे लोग, ये सारी चीज़ें किस पे आ जाती हैं? प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। जहाँ पर भी हम सीधे तौर पे कुछ प्राप्त कर रहे हैं बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि कोई वो किसी वस्तु से दूसरी नई वस्तु नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि हम केवल उपज को ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं फलों से, पेड़ों से फलों को ले रहे हैं, जानवरों से उनके मीट वगैरह को प्राप्त कर रहे हैं, या फिर हम समुद्रों से या नदियों से मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं। तो फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को अगर हम पाल रहे हैं और उनसे हम फिर से प्रॉफिट ले रहे हैं दूध के रूप में या फिर उनके मीट के रूप में, तो ये एक सेक्टर हो गया। इसके अतिरिक्त एक और है जिसे कहते हैं माइनिंग, खनन का क्षेत्र। अगर आप कोयला निकाल रहे हैं, आप वहाँ से मेटल्स निकाल रहे हैं डिफरेंट टाइप के, सिल्वर, गोल्ड, जो भी और भी हैं वैल्यूएबल जितने भी मटेरियल्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, आयरन से लेकर जितने भी कुछ हैं, तो अगर हम इन्हें सीधे तौर पे, इनका सीधा कंसेप्ट है कि आप सीधे जा रहे हैं और प्रकृति से चीज़ों को सीधे सीधे निकाल रहे हैं। तो ये जितने भी इस तरह के सेक्टर हैं, अब आप अपने दिमाग में इस बात को सोचिए कि जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम इंडस्ट्री में जाके किसी भी उद्योग धंधे में जाके बना नहीं रहे हैं, जैसे बिस्किट हो गया, अगर आप एक सिंपल चीज़ चॉकलेट्स हो गई, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, इन्हें हम किसी प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू बनाते हैं, तो ये सब क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गए।
लेकिन हम अनाज को खेतों से प्राप्त करते हैं, कोयले को, लोहे को, सोने को, चांदी को हम सीधे माइन से प्राप्त करते हैं। फिशिंग में मछलियों को सीधे समुद्रों से प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से जो भी हम शिकार करते हैं तो वो शिकार सीधे जानवरों से प्राप्त करते हैं। किसी उद्योग धंधे में या किसी कंपनी के थ्रू हम इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, केवल हम इनके रूप आकार में परिवर्तन करके हम इन्हें दूसरी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। जैसे ही हम इनका रूप आकार परिवर्तित करके दूसरे प्रोडक्ट में इन्हें बदलते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है। तो अगर हम सीधे तौर पर किसी चीज़ को सीधे जाके वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं तो ये कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ही एक टर्म आता है ट्रक फार्मिंग का। ट्रक फार्मिंग के लिए विशेष तौर पर इस ऐसी सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रक फार्मिंग शब्दावली जिनको एक रात में ही उत्पादन होने वाली जगह से लेकर शहरों तक पहुंचाने में कम से कम समय में ट्रकों में लाद कर उसे पहुंचा दिया जाए और वो ख़राब भी ना होने पाए। तो ऐसी फसलों को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। विशेष तौर पर नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर पुष्पोत्पादन का काम होता है। फूलों को पैदा किया जाता है, ट्यूलिप के विशेषता फूलों को वहाँ पर उगाया जाता है और उसे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कृषि उत्पाद एक रात में एक शहर से दूसरे शहर तक या फिर उत्पादित होने वाली जगह से उसके मार्केट प्लेस तक पहुंचा दिया जाए, ऐसी फसलों को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इसमें फूलों का अगर उत्पादन हो रहा है तो वो भी ट्रक फार्मिंग कहलाएगा और अगर सब्जियों का उत्पादन हो रहा है तो वो भी ट्रक फार्मिंग कहलाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके अब सवालों के जवाब हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ, रबड़। इसमें से कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सभी रोपण किया जाता है इनका खेतों पे। तो गेहूँ होगा ऑप्शन सी। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन में है रूस, भारत, डेनमार्क एंड नीदरलैंड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेनमार्क होगा। डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। फूलों की कृषि कहलाती है तो ट्रक फार्मिंग कहलाती है। हालांकि यहाँ पे कुछ पुष्पोत्पादन का भी ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन विशेष तौर पर सही माना जाएगा ट्रक फार्मिंग। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर है कोलखोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। इसके ऑप्शन है कोलखोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो कोलखोज तो सोवियत प्रणाली है, अंगूरोत्पादन ये भूमध्य सागरीय है, मिश्रित कृषि नहीं होगा, यहाँ पर रोपण कृषि होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसके बाद है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो ये भूमध्य सागरीय कृषि होगा। ऑप्शन में बाजारीय सब्जी कृषि, रोपण कृषि, शाकाहारी कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि है। तो इसमें से भूमध्य सागरीय कृषि होगा ऑप्शन बी। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन धान कृषि का प्रकार है। ऑप्शन दिया हुआ है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। ऑप्शन इसका आदिकालीन निर्वाहक कृषि होना चाहिए होगा क्योंकि वही लोग काटते भी थे और उसको जलाते भी थे और फिर उसके बाद कृषि कार्य करते थे। आखिरी ये निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि जिसमें सिर्फ एक फसल उत्पादन किया जाता है। डेयरी हो गया, इसमें दुग्ध उत्पादन होता है तो सिंगल हो गया। रोपण में भी एक ही तरीके की फसल। मिश्रित कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि। तो मिश्रित कृषि में कई तरीके की चीज़ों को एक साथ बोया जाता है, बाकी चीज़ों में तो सिंगल उत्पादन ही होता है, एक ही चीज़ का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चंस थे कुछ। बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं जैसे कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है, इसका रीजन है मार्केट पास में होता है। तो ये हो गया। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है। तो इन सब के जवाब दिए जा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। फिलहाल अभी तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, आगे हम और सेक्टरों के बारे में भी देखेंगे। धन्यवाद।